हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्लास 12 गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का लेसन वन जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान अंतःस्रावी प्रणाली। इस चैप्टर का जो है पार्ट टू इस चैप्टर का जो है पार्ट 2 सेशन को जो है आज सेशन में जो है कवर करेंगे। पार्ट 2 सेशन में इस चैप्टर का जो भी टॉपिक बचा हुआ था, सभी टॉपिक को जो है आज सेशन में हल करेंगे। तो देखिए पार्ट 1 में देखिए शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़े थे। देखिए ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, इसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद देखिए इसके बाद देखिए ग्रंथियाँ के बारे में भी पार्ट 1 में पढ़े थे। उसके बाद देखिए ग्रंथियों के जो है प्रकार देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, उसके बाद देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार जो है 7 प्रकार तक पढ़ लिए थे। तो आज के सेशन में देखिए अन्य संरचनाएँ से जो है आज के सेशन को जो है शुरुआत करेंगे। अन्य संरचनाएँ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अन्य संरचनाएँ, तो देखिए तो अन्य संरचनाएँ यहाँ से जो है आज की टॉपिक शुरुआत यहाँ से होगा अन्य संरचनाएँ। तो अन्य संरचनाएँ के बारे में समझेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो है अन्य संरचनाएँ क्या होते हैं, इसके बारे में जो है आज के सेशन में समझेंगे। तो देखिए अन्य संरचनाएँ, तो देखिए अन्य संरचनाओं में ऐसी ग्रंथियां शामिल है जो अपने स्रावित हार्मोन को नलिका द्वारा संबंधित अंगों अंगों में पहुंचाती है। तो देखिए अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन होती है। नलिका नलिका विहीन मतलब क्या, नलिका उसमें नहीं होती है, नलिका उसमें नहीं होती है। लेकिन जो नलि अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो अन्य संरचनाएं जो होती है उसमें क्या होती है, उसमें जो स्रावित हार्मोन को जो है नलिका द्वारा, लेकिन अन्य संरचनाएं में नलिका के द्वारा संबंधित अंगों तक हार्मोन को पहुँचाती है, ठीक है? तो याद रखिएगा अन्य संरचनाओं में ऐसी ग्रंथियाँ शामिल है जो अपने स्रावित हार्मोन को नलिका द्वारा संबंधित अंगों में पहुँचाती है। देखिए, इसमें जो है निम्नलिखित संरचनाएँ आती है, तो अन्य संरचनाएँ में जो है निम्नलिखित संरचनाएँ आती है। सभी के बारे में बारी-बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे देखिए स्किन के बारे में, उसके बाद देखिए जनन ग्रंथियाँ के बारे में, उसके बाद देखिए उसके बाद है देखिए अमाशय आंत की श्लेष्मिका। तो ये 3 संरचनाएँ जो है अन्य संरचनाएँ के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों के बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए त्वचा के बारे में पढ़ेंगे, स्किन के बारे में। देखिए त्वचा में सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से विटामिन डी का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि त्वचा में जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से जो है विटामिन डी का निर्माण होता है। देखिए यह विटामिन शरीर में ही बनकर रक्त में फैल जाता है और यह विटामिन क्या होता है, शरीर में ही बनकर जो है रक्त में रक्त में फैल जाता है। देखिए अतः इसे क्या कहते हैं, हार्मोन भी माना जाता है, ठीक है? तो आप लोग से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है? तो हाँ, विटामिन डी को जो है हार्मोन भी माना जाता है, ठीक है? माना जाता है। देखिए यह हार्मोन अस्थि निर्माण को प्रेरित करता है, मतलब अस्थि के जो वृद्धि विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो अस्थि निर्माण के लिए जो क्या करता है, अस्थि निर्माण को प्रेरित करता है तथा शरीर की उपयुक्त वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है? और शरीर की जो है उपयुक्त यानी कि सही तरह से वृद्धि विकास के लिए जो क्या होता है, विटामिन डी आवश्यक होता है, ठीक है? तो स्किन के बारे में आप लोग इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए जनन ग्रंथियाँ, तो जनन ग्रंथियाँ के बारे में समझेंगे। देखिए पुरुष तथा स्त्रियों दोनों में ही भिन्न-भिन्न प्रकार के हार्मोन जनन ग्रंथियों में बनते हैं, यानी कि पुरुष और स्त्रियों दोनों में भिन्न-भिन्न प्रकार के हार्मोन जनन ग्रंथियों में बनते हैं। देखिए इनका इनका प्रमुख कार्य जो है जनन अंगों की वृद्धि एवं विकास करना है और इन जनन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या होता है, जो है इनका प्रमुख कार्य होता है कि देखिए जनन अंग जो होते हैं उसका जो है वृद्धि विकास करना, लैंगिक लक्षणों का विकास करना एवं देखिए विकास करना, जनन क्रियाओं को नियंत्रित करना। तो ये क्या होता है कि जनन ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है, उसका मुख्य काम देखिए क्या होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जनन ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, इसका प्रमुख कार्य देखिए यहाँ से याद रखिएगा, इसका प्रमुख कार्य जनन अंगों की वृद्धि एवं विकास करना, उसके बाद देखिए लैंगिक लक्षणों का विकास करना, उसके बाद यहाँ पर कोमा दे दीजिएगा। देखिए जनन क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है? ये जनन ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन का जो है प्रमुख कार्य होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए पुरुषों में तथा स्त्रियों में जनन हार्मोन के कार्य, तो पुरुष और स्त्रियों में जो है जनन हार्मोन के क्या कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले बारी-बारी से पहले पुरुषों में जनन हार्मोन के कार्य क्या होते हैं, उसके बाद स्त्रियों में जनन हार्मोन के कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में बारी-बारी से
पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पुरुषों में तथा स्त्रियों में जनन हार्मोन के कार्य तो सबसे पहले देखिए नर नर हार्मोन एवं वृषण। तो नर हार्मोन जो होता है उसका निर्माण वृषण में होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि नर हार्मोन वृषण उसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, पुरुषों में वृषण वृषण ही जनन ग्रंथि का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि पुरुषों में जनन ग्रंथि का कार्य कौन करता है, तो वृषण करता है। वृषण को देखिए टेस्टिस भी कहते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, वृषण को टेस्टिस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, पुरुषों में वृषण ही जनन ग्रंथि का कार्य करता है। देखिए, इसमें निम्नलिखित 2 हार्मोन है, तो इसमें निम्नलिखित 2 हार्मोन, पहला हार्मोन देखिए एंड्रोजेंस और देखिए टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा, इसमें 2 हार्मोन का नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड्रोजेंस है और देखिए एस्टेरोन है, एस्टेरोन का स्राव होता है। तो याद रखिएगा, पुरुष जो है जनन ग्रंथि में वृषण से जो है कौन-कौन हार्मोन का स्राव होता है? याद रखिएगा, एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है? तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब देखिए, एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन के बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंड्रोजेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एंड्रोजेंस क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? आप लोग से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि एंड्रोजेंस जेंस का कार्य क्या होता है? इसलिए जो है आप लोग को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है? तो देखिए, इसका स्राव यौवनावस्था से लेकर 20 वर्ष वर्ष की आयु तक होता रहता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, एंड्रोजेंस का स्राव कब से कब तक होता है? तो याद रखिएगा, यौवनावस्था से लेकर 20 वर्ष की आयु तक होता रहता है, ठीक है? देखिए, यह पुरुष लैंगिक लैंगिक अंगों के विकास को प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा, जो एंड्रोजेंस जो हार्मोन होता है, जो यह पुरुष लैंगिक अंगों के विकास को प्रेरित करता है। साथ ही पुरुषों में लैंगिक लक्षणों जैसे देखिए, लैंगिक लक्षणों जैसे क्या हो, भारी आवाज़, दाढ़ी हो गया, मूंछ हो गया, अधिक मजबूत हड्डियाँ एवं पेशियों, स्वभाव में उत्साह, मैथुन इच्छा आदि का विकास करता है, ठीक है? तो एंड्रोजेंस का कार्य क्या होता है? तो एंड्रोजेंस के बारे में तो सबसे पहले आप लोग इतना बात याद रखिएगा, कि इसका स्राव जो है यौवनावस्था से लेकर 20 वर्ष की आयु तक होता रहता है, ठीक है? यह पुरुष लैंगिक अंगों के विकास को प्रेरित करता है। साथ ही पुरुषों में लैंगिक लक्षणों जैसे देखिए, भारी आवाज़, दाढ़ी मूंछ, अधिक मजबूत हड्डियों एवं पेशियों, स्वभाव में उत्साह, मैथुन इच्छा आदि का विकास करता है, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग इतना बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यह गर्भकाल में 8 से 9 सप्ताह में ही नर भ्रूण भ्रूण के वृषण से स्रावित होता है। यानी कि देखिए, भ्रूण क्या होता है? तो भ्रूण जो होता है देखिए, शिशु निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होता है। शिशु का जब निर्माण होता है, तो उसका जो सबसे पहले जो अवस्था होता है उसी को भ्रूण कहते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इसका जो निर्माण होता है गर्भकाल में ही होता है, ठीक है? गर्भकाल में जब शिशु गर्भ में रहता है, तो उस गर्भकाल में ही जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। और गर्भकाल में देखिए, यह देखिए 8 से 9 सप्ताह में ही नर के जो भ्रूण मतलब नर का जो शिशु का जो निर्माण नर शिशु का जो निर्माण होता है, उसका जो प्राथमिक अवस्था होता है, उसके भ्रूण के जो वृषण जो होता है, जो वृषण जिसको टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस से स्रावित होने लगता है, ठीक है? देखिए, तथा शिशु के शिश्न देखिए, तथा शिशु के शिश्न अंडकोश तथा बाल्यावस्था तक वृषण निष्क्रिय अवस्था में रहता है। तो याद रखिएगा, शिशु का जो है शिश्न जो होता है, अंडकोश, ये बाल्यावस्था तक क्या रहता है और वृषण निष्क्रिय अवस्था मतलब कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है? जनन से संबंधित कार्य उसमें नहीं होता है। तो क्या होता है कि निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। देखिए, यौवनावस्था, और जब यौवनावस्था आ जाता है, तो यौवनावस्था देखिए, यौवनावस्था का मतलब क्या है? 11 से 14 वर्ष की आयु में। तो यौवनावस्था में वृषण फिर क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। और ये यौवनावस्था में यानी कि 11 से 14 वर्ष की आयु में वृषण फिर क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। और इसमें नर हार्मोन तथा शुक्राणु का निर्माण बनने लगता है। तो कहाँ बनने लगता है? देखिए, तो बनने लगता है किसमें? वृषण में। आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि जो है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होता है, ठीक है? तो आप लोग इतना याद रखिएगा। क्योंकि वृषण जो होता है गर्भकाल में ही 8 से 9 सप्ताह तक कार्य करता है, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर यौवनावस्था यानी कि 11 से 14 वर्ष की आयु में फिर कार्य करना शुरू कर देता है। फिर तब उसमें क्या होता है? नर हार्मोन और शुक्राणु बनने लगते हैं, ठीक है? तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में आप लोग इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, मादा हार्मोन एवं अंडाशय। तो मादा हार्मोन और अंडाशय का कार्य क्या होता है? इसके बारे में समझेंगे। जैसे नर हार्मोन हार्मोन देखिए, जैसे एंड्रोजेंस
और टेस्टोस्टेरोन के बारे में समझ गए, दोनों का कार्य क्या होता है। अब इसी तरह जो है मादा हार्मोन तथा अंडाशय के कार्य क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए मादाओं में अंडाशय ही प्रमुख जनन ग्रंथि है, तो आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि मादाओं का जो है मादाओं में प्रमुख जनन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अंडाशय। तो याद रखिएगा कि मादाओं में अंडाशय ही प्रमुख जनन ग्रंथि है। देखिए जहाँ से मादा हार्मोन का स्राव होता है, जैसा जहाँ से क्या होता है मादा हार्मोन का स्राव होता है। देखिए मादाओं में मुख्यतः 3 हार्मोन का स्राव होता है। याद रखिएगा मादाओं में मुख्यतः कितने हार्मोन का स्राव होता है? 3 हार्मोन का स्राव होता है। एक होता है देखिए रिलैक्सिन हार्मोन, एक होता है देखिए एस्ट्रोजेंस, उसके बाद एक होता है देखिए प्रोजेस्टिया हार्मोन। तो मादाओं में जो है निम्नलिखित 3 हार्मोन का स्राव होता है, रिलैक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजेंस हार्मोन, उसके बाद देखिए प्रोजेस्टिया हार्मोन, ठीक है? तो तीनों के बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यह महत्वपूर्ण हार्मोन इस महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव जो है कार्पस ल्यूटियम नामक छोटी-सी ग्रंथि से होता है। तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो आप लोग याद रखिएगा इस महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव जो है कार्पस जो है ल्यूटियम नामक जो है छोटी ग्रंथि से होता है। देखिए यह गर्भवती स्त्री के काल प्रसव काल के समय सूरनी मेखला नामक कूल्हे की हड्डी से हड्डी हड्डी की संधि को जो है फैलाकर तथा संबंधित जो है सभी पेशियों को फैलाकर शिशु जन्म को आसान बनाता है और जो हार्मोन जो निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन या क्या करता है कूल्हे की हड्डी और जनन से संबंधित जो भी अंग होते हैं तो उन सभी हड्डियों को क्या कहलाता है फैलाकर जो है शिशु जन्म क्रिया को क्या करता है आसान बनाता है तथा उस समय होने वाले प्रसव पीड़ा को कम करता है और उस समय जो पीड़ा उत्पन्न होता है, दर्द जो उत्पन्न होता है, उसको कम करता है। तो आप लोग रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में इतना बात याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो कार्य यहाँ से इतना बात को आप लोग याद रखिएगा, कार्य कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है? ये हार्मोन जो है कार्पस ल्यूटियम नामक जो है छोटी ग्रंथि से स्रावित होता है। देखिए, यह गर्भवती स्त्री के प्रसव काल में श्रोणि मेखला नमक जो है कूल्हे की हड्डी की संधि को फैलाकर तथा संबंधित सभी पेशियों यानी कि सभी पेशियों को फैलाकर जो है शिशु जन्म को आसान बनाता है तथा उस समय होने वाले प्रसव पीड़ा को कम करता है, ठीक है? जिसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एस्ट्रोजेंस, तो एस्ट्रोजेंस के बारे में आप समझेंगे। तो देखिए यह यौवनावस्था से लेकर रजोनवृत्ति यानी कि 45 वर्ष की आयु तक स्रावित होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एस्ट्रोजेंस जो हार्मोन है अब कब से कब तक स्रावित होता है? तो यौवनावस्था से लेकर जो है रजोनवृत्ति यानी कि 45 वर्ष की आयु तक स्रावित होता है, ठीक है? देखिए इसे नारी हार्मोन भी कहा जाता है। तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि नारी हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? तो एस्ट्रोजेंस हार्मोन को, ठीक है? देखिए क्योंकि यह मादाओं के सभी जनन अंगों व लैंगिक लक्षणों को विकास को प्रेरित करता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मादाओं में जितने सभी जनन अंगों और उसमें जो लैंगिक लक्षणों के क्या करते हैं विकास को प्रेरित करता है। देखिए इसी के प्रभाव में यौवनावस्था पर लड़कियों के स्तनों, गर्भाशय, योनि आदि का समुचित विकास होता है, ठीक है? और इसी हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है यौवनावस्था में जो है लड़कियों के जो स्तन होते हैं, गर्भाशय, योनि आदि का जो है समुचित विकास होता है। इसके ही अधिक या कम स्राव से मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है, तो आप लोग इसके बारे में इतना बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रोजेस्टिया हार्मोन है, तो प्रोजेस्टिया हार्मोन के बारे में याद रखिएगा। इस हार्मोन का स्राव कार्पस ल्यूटियम नामक पीली ग्रंथि से होती है। तो इसके बारे में याद रखिएगा इस हार्मोन का स्राव जो है कार्पस ल्यूटियम नामक पीली ग्रंथि से होता है। देखिए यह गर्भ से संबंधित लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। ये गर्भ से संबंधित जो है लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि जो है मादा हार्मोन एवं अंडाशय के जो कार्य क्या होता है इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए अमाशय आंत की श्लेष्मिका, तो अमाशय आंत श्लेष्मिका का कार्य क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए अमाशय तथा आंत की भीतरी परत श्लेष्मिका, देखिए श्लेष्मिका इस तरह से आप लोग भी लिख सकते हैं श्लेष्मिका जो है श्लेष्मिका, ठीक है? श्लेष्मिका इस तरह से क्योंकि जो है यहाँ पर जब टाइपिंग किया जाता है तो उसमें जो है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है? तो आप लोग श्लेष्मिका जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए अमाशय तथा आंत की भीतरी परत श्लेष्मिका झिल्ली पर अनेक सूक्ष्म सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो देखिए याद रखिएगा
अमाशय तथा आंत की भीतरी परत श्लेष्मिका झिल्ली पर अनेक सूक्ष्म सूक्ष्म जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। देखिए जो अमाशय यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय आदि अंगों को गतिविधियों पर नियंत्रित करता है। जो क्या करता है, अमाशय जो हो गया, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, पित्ताशय, इन सभी अंगों की जो गतिविधि मतलब क्या, जो काम होता है उस काम को जो है सही तरह से नियंत्रण करती है, ठीक है। देखिए, इसके लिए निम्न 3 हार्मोन का स्राव किया जाता है और उसके लिए 3 हार्मोन का स्राव किया जाता है, याद रखिएगा। सिक्रीटन, उसके बाद देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन, उसके बाद देखिए गैस्ट्रिन, तो तीनों हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि सिक्रीटन क्या होता है, उसके बाद देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में, उसके बाद देखिए गैस्ट्रिन के बारे में, सबके बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे। ये सभी हार्मोन है, ठीक है? हार्मोन है, इस नाम जटिल नाम है, आप लोग बार-बार पढ़िएगा तब आप लोग को याद होगा, ठीक है? देखिए, तो सबसे पहले सिक्रीटन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जब अमाशय से भोजन कायम कायम के रूप में ग्रहणी में प्रवेश करता है। यानी कि देखिए, जब अमाशय क्या है? आहार आहार नाल का एक भाग है, ठीक है? तो अमाशय में क्या होता है? भोजन का जो है पाचन होता है। तो देखिए, जब अमाशय से जो भोजन जो है कायम भी क्या होता है? आहार नाल का एक भाग है, ठीक है? कायम के रूप में जो है कायम के रूप में ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी में जब प्रवेश करता है, तब ग्रहणी की कोशिकाएँ सिक्रीटिन नामक हार्मोन का स्राव करती है। तो याद रखिएगा कि जब अमाशय से भोजन कायम के रूप में ग्रहणी में प्रवेश करता है, तब जो है ग्रहणी की कोशिकाएँ सिक्रीटिन हार्मोन का स्राव करती है। देखिए, यह जठर ग्रंथियों को पेप्सिन के स्राव हेतु उत्तेजित करता है। यानी कि जो जठर ग्रंथि जो होते हैं, उसको जो है पेप्सिन के स्राव के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है, लेकिन एचसीएल के स्राव को रोकता है। लेकिन क्या करता है, सिक्रीटिन जो होता है एचसीएल को स्राव को रोकता है, लेकिन पेप्सिन के स्राव को जो है उत्तेजित करता है। देखिए, पेप्सिन क्या होता है, जब भोजन को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको मुलायम और लचीला बनाया जाता है। तो जो हार्मोन निकलता है, पेप्सिन जो हार्मोन निकलता है, वो क्या करता है, भोजन को मुलायम और लचीला बनाता है, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, सिक्रीटिन का कार्य क्या होता है। उसके बाद देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन, तो कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में समझेंगे। देखिए, यह आँत की श्लेष्मिका द्वारा कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो आँत की जो श्लेष्मिका होता है, उसके द्वारा देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का स्राव किया जाता है। देखिए, यह मुख्यतः अग्नाशय अग्नाशय को पाचन एंजाइमों के स्राव के लिए तथा पित्ताशय को सिकुड़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में याद रखिएगा, आँत की श्लेष्मिका द्वारा कोलिसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन का स्राव किया जाता है। देखिए, यह मुख्यतः अग्नाशय को पाचन एंजाइमों के स्राव के लिए तथा जो है पित्ताशय को सिकुड़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है? अब गैस्ट्रिन के बारे में समझेंगे। तो देखिए, भोजन के अमाशय में पहुँचने पर अमाशय की ग्रंथियों द्वारा गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो याद रखिएगा कि जो है भोजन के जो है अमाशय में पहुँचने पर अमाशय की ग्रंथियों द्वारा गैस्ट्रिन नामक जो है हार्मोन का स्राव किया जाता है। देखिए, यह रक्त में युक्त होकर, यानी कि रक्त में युक्त होकर मतलब क्या? रक्त में मिलकर जो है पेप्सिन तथा एचसीएल के स्राव को उत्तेजित करता है और क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है रक्त में मिलकर पेप्सिन और एचसीएल हार्मोन के स्राव के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो गैस्ट्रिन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोग जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है अन्य संरचनाएँ के बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अन्य संरचनाओं को वर्णन करें, तो हम आप लोग को इतना बात बताए हैं। लेकिन देखिए, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसका शब्द लिखा हुआ रहता है, उत्तर जो है 150 शब्दों में उत्तर दें। तो आप लोग 150 शब्द इतना बात बताएँ, तो आप लोग निश्चित रूप से 150 शब्द जो है लिख सकते हैं। इतना बात को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए हार्मोन। तो हार्मोन के बारे में समझेंगे कि हार्मोन क्या होता है। देखिए, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो जो शरीर के विभिन्न भागों के वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। तो हार्मोन के बारे में याद रखिएगा कि हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो शरीर के विभिन्न भागों के वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो हार्मोन के बारे में याद रखिएगा कि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये देखिए संदेश वाहक होते हैं। संदेश वाहक मतलब क्या?
संदेश को हमारे शरीर के अंदर संदेश को एक जो सूचना मिलता है, जैसे हम बोलते हैं तो कुछ सुनाई हमको पड़ता है तो क्या हमारे शरीर शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वो जो संदेश जो हमको पहुँचाने का कार्य करता है, कौन करता है? हार्मोन करता है, ठीक है? तो इसलिए कहते हैं या जो है संदेश वाहक भी होते हैं। तो हार्मोन के बारे में आप लोग याद रखिएगा, यह एक रासायनिक पदार्थ है, जो शरीर के विभिन्न भागों के वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यह संदेश वाहक होते हैं, ठीक है? देखिए हार्मोन के कार्य, तो हार्मोन के कार्य क्या है तो समझेंगे। देखिए शरीर के उपापचय उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि शरीर में जो पाचन की क्रिया होते हैं, भोजन की जो पाचन क्रिया होते हैं, उसको जो है नियंत्रण करता है, ठीक है? उसके बाद देखिए अग्नाशय के पाचक रसों का पाचन में पूर्ण पूर्ण नियंत्रण इन्हीं के द्वारा होता है और अग्नाशय के द्वारा जो पाचक रस होता है, उसको पचाने में जो है पूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। देखिए हृदय स्पंदन यानी कि हृदय की जो धड़कन की जो गति होते हैं, हृदय स्पंदन दर, श्वास दर, श्वास लिखा है, ठीक है? श्वास, श्वास मतलब क्या? श्वसन दर आदि पर नियंत्रण रखता है, यानी कि हृदय को कितना धड़कना चाहिए, श्वास श्वास किस प्रकार से सही से जो है श्वास छोड़ने और लेने की क्रिया सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर नियंत्रण रखता है। कौन नियंत्रण करता है? कौन करता है? हार्मोन करता है, ठीक है? उसके बाद देखिए शरीर के कुछ अंगों को सक्रिय करता है और हार्मोन क्या करता है? ये शरीर के कुछ अंगों को सक्रिय करता है और कुछ भाग वर्गों को यानी शरीर के उस अंगों के जो कुछ भाग होते हैं, उसको निष्क्रिय भी करता है हार्मोन, ठीक है? देखिए प्रजनन से संबंधित अंगों का विकास तथा उनकी जो है संपूर्ण क्रियाविधि पर नियंत्रण करता है। प्रजनन से संबंधित जो अंग होते हैं उसका विकास करता है और उसका जो संपूर्ण जो क्रिया होते हैं, उसका जो संपूर्ण काम होता है उसका उस पर नियंत्रण भी करता है कौन? हार्मोन। देखिए शरीर की समुचित वृद्धि तथा बाह्य वातावरण के लिए शरीर को जो है अनुकूल बनाया जाता है और शरीर के जो है समुचित वृद्धि तथा बाह्य वातावरण के लिए शरीर को कौन अनुकूल अनुकूल बनाया जाता है, किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा। तो हार्मोन्स के बारे में आप लोग इतना बात याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, इनसे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन लगातार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो हार्मोन्स के बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है देखिए शरीर को स्वस्थ रखने में हार्मोन की भूमिका। तो शरीर के स्वस्थ रखने में विभिन्न हार्मोन की क्या भूमिका है, तो उसके बारे में हम आप लोग को बताएँगे। देखिए, आप लोग से एग्ज़ाम में दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि शरीर को स्वस्थ रखने में किसी 4 हार्मोन की भूमिकाओं का वर्णन करें। 4 हार्मोन की भूमिकाओं 5 हार्मोन की भूमिकाओं को वर्णन करें। लेकिन हम आप लोग को 10 हार्मोन के बारे में बताएँगे। लेकिन एग्ज़ाम में 10 क्योंकि आप लोग को जो है पूरा पढ़ना है, ठीक है? हम लेकिन एग्ज़ाम में 5 हार्मोन के बारे में ही दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? कि 5 हार्मोन के बारे में जो है शरीर को स्वस्थ रखने में जो है 5 हार्मोन की जो है भूमिकाओं का वर्णन करें, ठीक है? लेकिन हम आप लोग को 10 हार्मोन के बारे में यहाँ पर बताएँगे, ठीक है? तो देखिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में निम्नलिखित हार्मोन की प्रमुख भूमिका इस प्रकार है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर को जो है स्वस्थ रखने में निम्नलिखित हार्मोन की प्रमुख भूमिका इस प्रकार है। सबसे पहले बढ़ेंगे देखिए थायरॉइड हार्मोन। तो देखिए यह थायरॉइड हम देखिए यह थायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग से एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है? तो देखिए यह थायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होता है, जो जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज़्म मेटाबॉलिज़्म मतलब क्या होता है? आवाज़ होता है। आवाज़ जो हमारे शरीर के आवाज़ हो गया, वज़न हो गया, शरीर का तापमान, त्वचा त्वचा, बात मतलब क्या? हड्डी। बात मतलब क्या होता है? हड्डियों होता है, ठीक है? हड्डी आदि आदि को जो है नियंत्रण करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, थायरॉइड हार्मोन के बारे में याद रखिएगा, थायरॉइड ग्रंथि से स्रावित होता है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज़्म यानी कि आवाज़, वज़न, शरीर का तापमान, त्वचा, वात आदि को नियंत्रित करता है, ठीक है? उसके बाद है देखिए इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में याद रखिएगा, आप लोग से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंसुलिन हार्मोन क्या है? ठीक है? तो क्या है? तो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, यह अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में याद रखिएगा, यह अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो हमारे शरीर से ऊर्जा के लिए भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज़ का उपयोग करते हैं। मतलब हमारे शरीर शरीर से ऊर्जा के लिए हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए उस शरीर से ऊर्जा के लिए क्या करता है भोजन में पाए जाने यानी कि हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है उस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज़ का जो है उपयोग करता है। मतलब उस कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज़ की मात्रा कितना है, ऊर्जा की मात्रा कितना है, उस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज़ का जो है उपयोग करता है और यह देखिए ब्लड शुगर को की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो आप लोग से एग्ज़ाम में याद रखिएगा
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे शरीर में जो है ब्लड शुगर की मात्रा को नियंत्रित करती है, कौन-सा हार्मोन? क्या रखा है? इंसुलिन हार्मोन। देखिए इसकी कमी से मधुमेह रोग होती है, तो आप लोग से पूछ लिया जाएगा जिसको मधुमेह मतलब क्या? जो डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ भी इसको कहते हैं। तो आप लोग से पूछ लिया जाएगा कि मधुमेह रोग जो है किस हार्मोन की कमी के कारण होती है? क्या रखिएगा? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होती है, ठीक है? इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यह एक महिला हार्मोन तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? यह एक महिला हार्मोन है जो जो अंडाशय द्वारा उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा उत्पन्न होती है? अंडाशय द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए इसे जनन हार्मोन भी कहते हैं और इसे जो है जनन हार्मोन भी कहते हैं या प्रजनन, मासिक धर्म, रजोनवृत्ति यानी कि जो मासिक धर्म के लिए क्या होता है ज़िम्मेदार होता है, ठीक है? देखिए इस हार्मोन के अधिक स्राव से ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं में क्या होती है इस हार्मोन के अधिक स्राव से जो है ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, अवसाद, मनोदशा आदि रोग रोग एवं कम स्राव से देखिए मुहासे मुहासे त्वचा के जो है घाव, मुहासे त्वचा के घाव, हल्की त्वचा, बालों का झड़ना आदि रोग उत्पन्न होता है। तो आप लोग जो है एंड्रोजन हार्मोन के बारे में इतना बात याद रखिएगा, सिंपल है। उसके बाद देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो प्रोजेस्ट हार्मोन देखिए जब एक स्त्री गर्भवती हो जाती है तो यह हार्मोन अंडाशय नाल द्वारा अधिवीरिक ग्रंथियों से स्रावित होती है। तो याद रखिएगा कि जब एक स्त्री जो है गर्भवती हो जाती है तो यह हार्मोन जो है अंडाशय नाल द्वारा जो है अधिवीरिक ग्रंथियों से स्रावित होता है। देखिए यह मुख्य रूप से गर्भावस्था बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गर्भावस्था बनाए रखने में कौन से हार्मोन सहायक होते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है गर्भावस्था बनाए रखने में सहायक होता है। देखिए यह मासिक चक्र को नियंत्रित करता है और यह मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। आप लोग से उसके बाद देखिए एवं स्त्री में यौन इच्छा उत्पन्न करते हैं। तो आप लोग से पूछ लिया जाएगा प्रोजेस्टिया हार्मोन के कार्य क्या होता है? तो कार्य भी यहाँ आप लोग को यहाँ से ये लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है? कि इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या होता है? यह मुख्य रूप से गर्भावस्था बनाए रखने में सहायक होते हैं, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है एवं स्त्रियों में यौन इच्छा उत्पन्न करती है, ठीक है? इसके बारे में इतना बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? देखिए यह एक महिला हार्मोन है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में याद रखिएगा, यह एक महिला हार्मोन है जो बच्चों के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होती है। याद रखिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है यह एक महिला हार्मोन है जो बच्चों के जन्म के बाद जो है स्तनपान कराने के लिए जो है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में याद रखिए। देखिए यह एक पुरुष हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? यह एक पुरुष हार्मोन है। पुरुष हार्मोन है देखिए जो किशोरावस्था के समय स्रावित होता है। तो और यह किस अवस्था में स्रावित होता है? या जो है किशोरावस्था के जो है किशोरावस्था के समय स्रावित होता है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार था। आप लोग से पूछ लिया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो देखिए या शरीर के मांसपेशियों एवं हड्डियों की वृद्धि करता है, यानी शरीर के जो मांसपेशियों होते हैं पुरुष में हड्डियों की वृद्धि करता है, ठीक है? उसके बाद देखिए जनन अंग विकसित करता है और जो जनन अंग को भी विकसित करता है। उसके बाद देखिए बातों के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है? शरीर के जो हड्डियों जो होते हैं उसके निर्माण में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है? देखिए देखिए, बातों मतलब क्या हड्डियों से बना हुआ अंग ही होता है बातों, ठीक है? तो उसके निर्माण में भी क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए देखिए सेरो देखिए सेरोटोनिन हार्मोन, तो सेरोटोनिन हार्मोन क्या होता है? देखिए यह एक मनोदशा बढ़ाने वाला प्रभावी हार्मोन है, ठीक है? मनोदशा इ इ बढ़ाने वाला प्रभावी हार्मोन है। देखिए इसे प्रकृति का अच्छा महसूस कराने वाला रसायन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि नेचर्स फ़ील गुड केमिकल के रूप में भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस हार्मोन को जो है नेचर्स फ़ील गुड केमिकल के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा सेरोटोनिन हार्मोन को जो है नेचर्स फ़ील गुड केमिकल के रूप में जो है जाना जाता है। देखिए, यह सीखने और स्मृति के साथ जुड़ा होता है और यह हार्मोन जो होता है सीखने और स्मृति ये लाइन भी आप लोग याद रखिएगा। आप ये लाइन भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है सीखने और स्मृति के साथ जो है कौन से हार्मोन जुड़ा होता है? सेरोटोनिन हार्मोन, ठीक है? देखिए यह दिमाग और शरीर दोनों के बीच न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। मतलब क्या? दिमाग जो चीज़ बताता है उसके अनुसार शरीर काम करता है और उसके लिए जो ज़िम्मेदार हार्मोन होता है सेरोटोनिन हार्मोन होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा यह दिमाग और शरीर के बीच जो है न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। देखिए
सेरोटोनिन हार्मोन नींद को विनियमित करने में, पाचन, मूड को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, ठीक है? और याद रखिएगा नींद को विनियमित करने में और पाचन, मूड को नियंत्रित करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो सेरोटोनिन हार्मोन के बारे में आप लोग इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए कोर्टिसोल हार्मोन। तो कोर्टिसोल हार्मोन क्या होती है? देखिए यह हार्मोन अधिप्रिय ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है? तो यह कोर्टिसोल हार्मोन के बारे में याद रखिएगा। यह हार्मोन जो है अधिप्रिय ग्रंथि द्वारा जो है उत्पन्न होता है, जो शरीर को स्वास्थ्य तथा ऊर्जावान रखने में सहायक होता है। यह शरीर शरीर और मानसिक तनाव को नियंत्रित करता है। शरीर और मानसिक तनाव जो होता है उसको नियंत्रित करता है कोर्टिसोल हार्मोन, ठीक है? तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए एड्रेनालाइन हार्मोन। तो एड्रेनालाइन हार्मोन के बारे में याद रखिएगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? देखिए देखिए यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि मेडुला के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा यह हार्मोन जो है अधिवृक्क ग्रंथि की मेडुला के साथ-साथ जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। देखिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। तो यही क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपातकालीन हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? तो याद रखिएगा एड्रेनालाइन हार्मोन को जो है आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। देखिए यह तनाव से लड़ने में मदद करती है और यह हार्मोन जो है तनाव से लड़ने में मदद करती है। मेटाबॉलिज़्म दर को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज़्म मतलब आवाज़ के दर को क्या करता है? बढ़ाता है। हृदय तथा मस्तिष्क में जाने वाली रक्त का फैलाव करता है, ठीक है? और शरीर तनावपूर्ण स्थिति में निर्णय लेने में जो है मदद कर रहा है और शरीर की जो है तनावपूर्ण स्थिति अगर हो गया है, तो उस समय जो निर्णय लेने की स्थिति में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है? तनावपूर्ण स्थिति मतलब क्या? जब व्यक्ति अधिक गुस्से हो जाते हैं तो उसमें से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस स्थिति में उसके शरीर को जो कंट्रोल करता है, उसी को एड्रेनालाइन हार्मोन कहते हैं। इसलिए इसको आपात हार्मोन कहते हैं क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति में जो है शरीर को नियंत्रित करता है, ठीक है? तो इसके बारे में याद रखिएगा यह तनावपूर्ण स्थिति में निर्णय लेने में मदद करता है, ठीक है? तो एड्रेनालाइन हार्मोन के बारे में इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन क्या होता है? देखिए यह अग्र पिट्यूटरी में सोमैटोट्रोपिन नामक कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो याद रखिएगा जो वृद्धि हार्मोन जो होता है, जो अग्र पिट्यूटरी में देखिए सोमैटोट्रोपिन नामक जो है कोशिकाओं से स्रावित पिट्यूटरी है, ठीक है? पिट्यूटरी में जो है सोमैटोट्रोपिन नामक कोशिकाओं से स्रावित होता है। देखिए जो 190 एमिनो एसिड वाला एक प्रोटीन प्रोटीन हार्मोन है। तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन क्या है? तो 190 एमिनो एसिड वाला जो है एक प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है? देखिए इसे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा वृद्धि हार्मोन को जो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है? देखिए यह मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह हार्मोन जो है मानव के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए जैसे वृद्धि, विकास, कोशिका प्रजनन, सेल उत्थान यानी कि कोशिकाओं को नियंत्रित करना, ठीक है? कोशिकाओं को निर्माण में सहायता करना और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं, ठीक है? तो आप लोग वृद्धि हार्मोन के बारे में इतना बात याद रखिएगा, ठीक है? तो आप लोग को हम 10 हार्मोन के बारे में बता दिए हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हार्मोन की भूमिका आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है देखिए अंतःस्रावी तंत्र देखिए तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र का व्यवहार एवं अनुभूति के साथ संबंध। आप लोग से क्वेश्चन इसी भाषा में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? कि अंतःस्रावी तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र का व्यवहार एवं अनुभूति के साथ संबंध स्थापित करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसी तरह क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा, ठीक है? स्थापित करें। तो हम आप लोग को जिस तरह से बताएँगे निश्चित रूप से आप लोग को याद हो जाएगा और 5 मार्क्स में आप लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखिए जीव शरीर के सभी क्रियाकलापों को जीव शरीर के सभी क्रियाकलापों को सही समय पर पूरा होने के लिए जो है तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के बीच संबंध होना बहुत आवश्यक होता है। देखिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र मतलब क्या? शरीर के जो देखिए देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका। लेकिन जो तंत्रिका तंत्र जो होता है मस्तिष्क का एक भाग होता है। मस्तिष्क का एक भाग मतलब क्या? मस्तिष्क का एक भाग जो क्या करता है कि सूचना मिलने पर जो है अंगों को प्रेरित करना है कि हमको ये काम करना है, ठीक है? जैसे हम बोल रहे हैं, तो बोलने के साथ अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जब मेरे बात को अगर आप लोग सुन रहे हैं, तो हम आप लोग को बोल रहे हैं कि इस पॉइंट को नोट करना है, तो आप लोग को मस्तिष्क क्या करेगा? इस पॉइंट को नोट कीजिए, सूचना को पहुँचाएगा आपके अंगों तक, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं?
लिख सकते हैं। तो इसी तंत्र को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। और जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मतलब क्या? जिससे हार्मोन निकलता है, तो इन दोनों का व्यवहार मतलब क्या? शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए इन दोनों के बीच जो है संबंध होना बहुत ही क्या होता है? आवश्यक होता है। तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है? देखिए जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों का वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यानी कि जिस तंत्र के द्वारा मतलब मस्तिष्क क्या करता है? सभी अंग को कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? मस्तिष्क का ही एक भाग है। तो याद रखिएगा, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है? देखिए इसके द्वारा संकेत मिलने पर शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचना का आदान-प्रदान होता है और उसके द्वारा क्या होता है? संकेत मिलने पर संकेत मतलब कि आपको कोई बुला रहा है, कोई कुछ बात बोल रहा है, तो उसको मिलने पर क्या किया जाता है? सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है? आदान-प्रदान होता है, ठीक है? इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क होता है। तो याद रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र का जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? मस्तिष्क होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए देखिए, वे तंत्र जो मुख्य रूप से ग्रंथियाँ होते हैं और अंतःस्रावी तंत्र जो क्या होते हैं, जो मुख्य रूप से ग्रंथियाँ होते हैं एवं हार्मोन बनाते हैं और एवं क्या बनाते हैं? हार्मोन बनाते हैं और छोड़ते हैं, उसे अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र के बारे में याद रखिएगा, वे तंत्र जो मुख्य रूप से ग्रंथियाँ होते हैं एवं हार्मोन बनाते हैं और छोड़ते हैं, उसे अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। देखिए, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जो रक्त में मिलकर लक्ष्य कोशिका तक तक जाते हैं। ल रक्त में मिलकर उसको जहाँ तक जाना है, शरीर के जिस भाग तक जाना है, वो जो है उसका लक्ष्य जहाँ तक होता है, लक्ष्य कोशिकाओं तक जो है जाते हैं और अपने कार्य को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो देखिए तो आप लोग सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र का व्यवहार एवं अनुभूति के साथ संबंध स्थापित करें। आप लोग को पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में लिखना है, उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र के बारे में लिखना है, उसके बाद देखिए तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के बीच संबंध क्या है? तो संबंध के बारे में लिखना है, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? तो देखिए देखिए या इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र में संबंध स्थापित करें, तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? देखिए, तो बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र की तरह अंतःस्रावी तंत्र का मूल कार्य शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सूचनाओं को प्रवाहित करना है। तो तंत्रिका तंत्र की तरह जो है, अंतःस्रावी तंत्र का भी जो है मूल कार्य जो होता है, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सूचनाओं को प्रवाहित करना है, ठीक है? देखिए, तंत्रिका तंत्र यह कार्य तंत्रिका आवेग आवेग के द्वारा, जबकि मस्तिष्क और देखिए तंत्रिका तंत्र जो है यह कार्य क्या करता है? तंत्रिका आवेग के द्वारा करता है, जबकि मस्तिष्क क्या करता है? जबकि अंतःस्रावी तंत्र जो है यही कार्य किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा करते हैं। यानी कि जो कार्य जो है तंत्रिका तंत्र आवेग के द्वारा करता है, आवेश आवेश कहिए या आवेग कहिए, आवेग आवेग लिखिए, आवेग, ठीक है? आवेग आवेग, यहाँ पर आवेग कर लीजिएगा, आवेश है ना, यहाँ पर आवेग कर लीजिएगा, ठीक है? जो कार्य जो है तंत्रिका तंत्र जो है, यह कार्य किसके द्वारा? आवेग के द्वारा, आवेग कर लीजिएगा, आवेग के द्वारा करता है, वही काम देखिए अंतःस्रावी तंत्र यही कार्य किसके द्वारा करता है? हार्मोन्स के द्वारा करता है, ठीक है? अंतःस्रावी तंत्र जो है, यह कार्य जो है हार्मोन्स के द्वारा करता है, ठीक है? देखिए जबकि देखिए मस्तिष्क में सक्रियता बढ़ाने के लिए यही हार्मोन्स होते हैं। और मस्तिष्क में जो सक्रियता मस्तिष्क को कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करता है, यही हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और ये हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी मस्तिष्क के अंदर होने वाली क्रियाओं को प्रभावित हो जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी क्या होती है कि मस्तिष्क के अंदर होने वाली क्रियाओं से प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण ये संयुक्त प्रक्रियाएँ मानव के व्यवहार पर प्रभाव डालता है और इस तरह से दोनों कार्य एक साथ होते रहते हैं, जो क्या करते हैं मानव के व्यवहार पर क्या करता है प्रभाव डालती है, ठीक है? उसके बाद देखिए याद रखिएगा, देखिए द्विध द्विधा द्विधात्मक अवस्था का मतलब क्या? किशोरावस्था, याद रखिएगा द्विधात्मक अवस्था मतलब क्या होता है? किशोरावस्था, ठीक है? तो देखिए किशोरावस्था में नकारात्मक व्यवहार, तो याद रखिएगा किशोरावस्था में जो नकारात्मक व्यवहार उत्पत्ति होती है, तो याद रखिएगा किशोरावस्था में क्या होती है? नकारात्मक व्यवहार जो है उत्पत्ति होती है, जिसके कारण शरीर के भीतर भीतर जो है
तनाव हार्मोन उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण क्या होती है शरीर के भीतर जो है तनाव हार्मोन उत्पन्न होने लगता है और व्यक्ति उस पर नियंत्रित पाने के लिए तरह-तरह के उपयुक्त व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है और व्यक्ति क्या करते हैं, उस पर जो है नियंत्रित करने के लिए तरह-तरह के व्यवहार करना है कि तरह-तरह के काम करना जो है प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार तंत्रिका तंत्र आदेश और सूचना को तेज़ी से संचारित करने लगता है। इस तरह से क्या करते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है आदेश और सूचनाओं को जो है तेज़ी से संचारित करने लगता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देखिए व्यवहार में न्यूरो की संरचना की भूमिका, तो व्यवहार में न्यूरो की संरचना की भूमिका क्या है? तो इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्यवहार में न्यूरो की संरचना की भूमिका को वर्णन करें। तो देखिए न्यूरो क्या होता है? तो सबसे बारे में न्यूरो के बारे में समझेंगे। तो देखिए न्यूरो शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो न्यूरो शब्द क्या है? ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है तंत्रिकाएँ। तो याद रखिएगा न्यूरो शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है तंत्रिकाएँ। देखिए जिसे तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, इसे तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में सूचना प्रसारित करने में विशेषकृत होता है और शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है, सूचना को प्रसारित करने में यानी कि पहुँचाने में जो है विशेषकृत है, ठीक है? देखिए व्यवहार में न्यूरो की संरचना की भूमिका, तो व्यवहार में न्यूरो की संरचना की भूमिका क्या है? इसको समझिए। तो देखिए तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न भागों में सूचनाओं को प्राप्त करता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है? शरीर के जो है विभिन्न भागों में जो है सूचनाओं को जो है प्राप्त करते हैं और तंत्रिका आवेग सूचनाओं को बहुत तेज़ी से संचारित करता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या करता है? सूचनाओं को प्राप्त करता है और तंत्रिका आवेग जो होता है, वह सूचनाओं को जो है बहुत तेज़ी से संचारित करता है। देखिए तथा व्यक्ति को तत्कालिक अनुक्रियाएँ करने के लिए बात करते हैं, यानी कि व्यक्ति को जो तत्कालिक कार्य होता है, उस कार्य करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है, ठीक है? उसके बाद देखिए निद्रा एवं कमज़ोरी, तो निद्रा एवं कमज़ोरी क्यों होती है? तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो अ, व्यवहार में न्यूरो की संरचना की भूमिका क्या है? तो न्यूरो के बारे में याद रखिएगा, व्यवहार में न्यूरो की संरचना की भूमिका क्या है? इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए, तो निद्रा एवं कमज़ोरी क्या होती है? तो इसके बारे में समझिए। देखिए, व्यक्ति को अनेक कार्य करने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति जब अनेक काम करते हैं, तो अनेक कार्य करने के बाद देखिए अनेक जो है अंतर्व्यय की अवस्था में, ठीक है? अंतर्व्यय की आवश्यकता होती है। अंतर्व्यय की आवश्यकता होती है का मतलब क्या? उसको जो है आराम की आवश्यकता होती है, आराम की जो है आवश्यकता होती है, जिससे भोजन, पानी, आराम, मल-मूत्र त्याग इत्यादि, जिसमें असंतुलन के कारण निद्रा एवं कमज़ोरी उत्पन्न होती है। और इसमें जब असंतुलन होती है, तो असंतुलन के कारण ही निद्रा एवं कमज़ोरी उत्पन्न होती है, ठीक है? देखिए हमारे शरीर को जब थकावट, आराम महसूस होता है, तो वह सोने की मुद्रा में चला जाता है और हमारे शरीर को जब क्या होता है कि थकावट और आराम महसूस होता है, तो वह जो है सोने की मुद्रा में चला जाता है। व्यक्तियों में व्यक्तियों के शरीर में होने वाली निद्रा भाव, थकान या कमज़ोरी के कुपोषण के कारण भी उत्पन्न होते हैं। यानी कि व्यक्तियों में जो शरीर में जो निद्रा भाव होते हैं, थकान होते हैं, जो कमज़ोरी होते हैं, कुपोषण के कारण से उत्पन्न होता है। कुपोषण मतलब क्या? जब भोजन में जो है उचित पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं, ठीक है? तो देखिए चूँकि चूँकि व्यक्ति में लौह खनिज की कमी कमी, रक्त भाव, कैल्शियम का अभाव, चिड़चिड़ापन, फास्फोरस की कमी, उदासीनता, देखिए निरुत्साहिता, उसके बाद देखिए वह देखिए निर्बलता आदि में वृद्धि करती है। देखिए जिससे व्यक्ति के शरीर में थायमिन की कमी आ जाती है। व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाती है? थायमिन की कमी हो जाती है, जिससे तंत्रिका परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, जो निद्रा, थकान, कमज़ोरी, विक्षेप, चिड़चिड़ापन आदि जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोग से याद रखिएगा कि अगर शरीर में थायमिन की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? शरीर में शरीर में जो है थायमिन की कमी हो जाती है, देखिए कैल्शियम का अभाव, चिड़चिड़ापन, उदासीनता, व्यक्तियों में निर्बलता आदि में वृद्धि करती है, ठीक है? जिससे व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाती है? थायमिन की जो है कमी आ जाती है। तो थायमिन की कमी होने से क्या हो जाती है? थायमिन की कमी आ जाती है, जिससे व्यक्ति की तंत्रिकीय परिवर्तन हो जाती है, ठीक है? थायमिन की कमी होने से तंत्रिकीय परिवर्तन हो जाती है, जो निद्रा, थकान, कमज़ोरी, विक्षोभ, चिड़चिड़ापन आदि जैसी समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है? देखिए देखिए इसके बारे में याद रखिएगा, नोट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए ब्रोजिक एवं देखिए जेनज़ेको
देखिए 1971 के अध्ययन के अनुसार जब व्यक्ति के शरीर में थायमीन का अभाव हो जाता है, व्यक्ति के शरीर में थायमीन का अभाव हो जाता है तो निद्रा, कमजोरी व थकान, उसके बाद देखिए वर्म, उसके बाद देखिए स्मृति लोप, संभ्रांति, विकृति, चिंतनशीलता व देखिए प्रत्याशिक रोग उत्पन्न होने लगती है, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा नोट्स में। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए होमियोसिस्टोसिस क्या है? तो होमियोसिस्टोसिस क्या है? देखिए, शरीर के क्रियात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए, शरीर के जो क्रियात्मक संतुलन होते हैं, तो शरीर के क्रियात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए, शरीर को जीवित रहने के लिए और सही ढंग से कार्य करने के लिए जो है, आवश्यक शरी आवश्यक जो है, आवश्यक सभी शारीरिक क्रियाकलापों के बीच संतुलन होमियोस्टेसिस कहलाता है। तो याद रखिएगा, शरीर के जो है क्रियात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए, शरीर को उत्तेजित रहने के लिए और सही ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक सभी शारीरिक प्रणालियों के बीच संतुलन की स्थिति क्या कहलाते हैं? होमियोस्टेसिस कहलाता है, ठीक है? उसके बाद देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं। अब देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? देखिए, वैसा ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है, एवं एंजाइम का स्राव करती है। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है? हार्मोन का स्राव होता है, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियों से जो है एंजाइम का स्राव होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वैसा ग्रंथि जो नलिका युक्त होती है एवं एंजाइम का स्राव करती है, उसे बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। देखिए, जैसे तेल ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, पसीने की ग्रंथियाँ, यकृत इत्यादि। उसके बाद है कि देखिए मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? देखिए वैसा ग्रंथि जो प्लाज्मा एंजाइम और हार्मोन दोनों दोनों से क्या करते हैं? स्रावित करता है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा सिर्फ़ हार्मोन निकलता है और बहिःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम निकलता है, लेकिन मिश्रित ग्रंथि से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। तो याद रखिएगा, वैसा ग्रंथि जो प्लाज्मा एंजाइम एवं हार्मोन को स्रावित करता है, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसे जटिल ग्रंथि यानी कि जटिल ग्रंथि मतलब क्या? कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं। ये जैसे देखिए विरसन हो गया, अंडाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, ये सभी क्या है? मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है? देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ मतलब क्या? मधुमेह क्या है? मधुमेह इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। किसे कहते हैं? देखिए, जब शरीर के पेनक्रियाज़ यानी कि अग्नाशय में इंसुलिन का पाचन कम हो जाता है, इंसुलिन का पाचन कम हो जाता है, तो खून में ग्लूकोज़ का स्तर बढ़ जाता है, तो रक्त में क्या हो जाता है? ग्लूकोज़ का स्तर बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति को जो है मधुमेह कहते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन आंसर हम आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में बताएँगे, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं इस चैप्टर में, सभी क्वेश्चन को बताएँगे, ठीक है? तो आप लोग का चैप्टर में जितने टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक सभी कंप्लीट हो चुका है, द एंड हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को जो है सिलेबस को जो है पूरी तरह से जो है कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है? तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।